सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। अब से ठीक 1 घंटे के बाद यानी 6 बजे हरियाणा की 90 सीटों के लिए चुनाव प्रचार थम जाएगा और एक तरीके से जितनी भी ताकत झोंकनी थी सभी दलों को उन्होंने झोंक दिया। और आज तो खत्म होने से कुछ ही देर पहले एक बड़ा डेवलपमेंट हरियाणा चुनाव में देखने को मिला। अशोक तंवर, जिनका कि नाम दल बदलू नेता के तौर पर जाना जाता है, बीजेपी कांग्रेस, कांग्रेस आप बीजेपी फिर कांग्रेस, दोपहर के लगभग 2 बजे के अराउंड वो बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे थे। जनता के बीच जाकर कह रहे थे बीजेपी से अच्छी कोई पार्टी नहीं है, बीजेपी को वोट दीजिए, बीजेपी ही जीत कर आएगी। और 50 मिनट यानी 2:55, उन 55 मिनटों में पता नहीं ऐसा क्या बदला अचानक से कि 55 मिनट के बाद ही वो सीधे राहुल गांधी के साथ मंच शेयर करते हुए दिखाई दिया और उन्होंने एक बार फिर से कांग्रेस का दामन थाम लिया। अब सवाल ये खड़े होते हैं कि क्या कुमारी शैलजा वर्सेस हुड्डा की जो लड़ाई चल रही थी कि दलित कार्ड उसमें पिछड़ रही है कांग्रेस, ये एक नैरेटिव बनाया गया था। अब अशोक तंवर को लाकर क्या कांग्रेस अपना वो नैरेटिव तोड़ने में कामयाब रही कि हम दलितों के साथ हैं और दलित नेता हमारे साथ है? क्योंकि जिस तरह से पोस्ट आ रहे हैं सोशल मीडिया पर कांग्रेस के नेताओं के इस घटनाक्रम के बाद, वो यही कह रहे हैं कि हमने बीजेपी को मात दे दी। बीजेपी हमें कहती थी कि हम दलित विरोधी हैं, लेकिन देखिए बीजेपी के नेता हमारी पार्टी में आ गए, दलित नेता। तो अब जो दलित कार्ड खेलने की कांग्रेस ने कोशिश की है और खासकर जिस तरह से आज योगी आदित्यनाथ ने माफिया की बात की, तमाम बातें की हरियाणा के चुनाव में, वो सब भी देखने को मिला। लेकिन एक और डेवलपमेंट जो आज सुबह हुआ वो ये ड्रग माफिया और उनके साथ 5,000 करोड़ से भी ज्यादा की जब बात हुई चुनाव के दौरान, तो एक फोटो दिखाया गया दीपेंद्र हुड्डा का उस ड्रग डीलर के साथ और वो कांग्रेस का नेता, ये भी कहा गया कांग्रेस की बीजेपी की तरफ से। तो अब आज सुबह से लेकर अब तक अंतिम कुछ पलों में राजनीति बदलने की भी कोशिश हुई और चुनाव को एक अलग मोड़ लाने की भी कोशिश हुई। तो अब कितना कौन सफल होता है इस सब में, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन आज हम चर्चा यही करेंगे कि हरियाणा की राजनीति में आखिर ये जो उलटफेर और जिस तरह के दांव पेच इस बार रहे चुनाव के दौरान, उसमें आखिर कौन आगे है और कौन पीछे है। बेहद ही खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले बयान और वो तस्वीरें जिसकी वजह से आज ये मुद्दा चर्चा में है। कांग्रेस पार्टी के साथ इस मुख्य आरोपी जो इतने बड़े, शायद देश में सबसे बड़े ड्रग कंसाइनमेंट को पकड़े जाने का मुख्य आरोपी है, उसके साथ क्या संबंध? दूसरा, संबंधों का सिलसिला सिर्फ यहां तक नहीं है, ये श्री दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ इनकी फोटो। ये सही है कि जो मुझे भी खबर मिली कि जो लड़का पकड़ा गया वो किसी जमाने में यूथ कांग्रेस से संबंधित था और 2-1 साल पहले ही उसको निकाल दिया गया। तो ये तो बल्कि एक सराहना वाली बात है कि कोई व्यक्ति जो बाद में किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में पाया जाता है उसको पहले ही हमारी पार्टी ने पार्टी से बाहर निकाल दिया था। ये नशे के जो कारोबारी है, जो देश को निकल जाना चाहते हैं, युवाओं की जवानी को छीन रहे हैं, ये आज के चंडोर मुंड है, ये महिषासुर है। अगर इनकी जलेबी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी, बाकी दुनिया में जाएगी, तो शायद उनकी फैक्ट्री में एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम कर सकते हैं। आलू की फैक्ट्री के बाद अब राहुल गांधी जी जलेबी की फैक्ट्रियों की बात कर रहे हैं। जिस प्रकार से आलू की फैक्ट्री से आलू डालने पर सोना निकलता है, वैसे अब जलेबी फैक्ट्री में बनती है। ये अद्भुत ज्ञान राहुल गांधी ने दिया है। वैसे राहुल गांधी के अद्भुत ज्ञान का कोई अंत ही नहीं है। अच्छा चला है और सारा आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में लहर है और छत्तीसगढ़ ने फैसला कर रखा है कि अगली सरकार कांग्रेस। अंबेडकर जी के संविधान को, गांधी जी के संविधान को, आपके संविधान को बीजेपी और आरएसएस के लोग खत्म करने में लगे हुए। लड़ाई इस बात की है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हिमाचल गए थे और क्या बोले थे कि सरकार आने से
हम माताओं का बैंक अकाउंट में 1500 रुपया देने का काम करूंगा। लेकिन आज आप कोई भी हिमाचल में मोबाइल फोन करके पूछ लीजिए कि किसी का बैंक अकाउंट में रुपया आते हैं क्या। राहुल गांधी जी आपके पास आते थे खटाखट खटाखट कहने के लिए, आज वे यहां से तो पहले मैदान छोड़ करके सपाचट हो चुके हैं। और इन सब के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अभी एक्स पर कुछ पोस्ट लिखी गई हैं हरियाणा की जनता से अपील करते हुए। एक के बाद एक उन्होंने 5 पोस्ट डाली हैं। जरा हम आपको वो पोस्ट दिखा देते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, खास मेहमानों से आपकी मुलाकात कराएंगे। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा है, अब से कुछ देर में हरियाणा विधानसभा चुनाव का प्रचार अभियान खत्म हो जाएगा। बीते कुछ दिनों में मैंने पूरे राज्य की यात्रा की है। मैंने लोगों का जो उत्साह देखा, उसे देखकर मुझे पक्का विश्वास है कि हरियाणा के लोग भाजपा को फिर अपना आशीर्वाद देने वाले हैं। हरियाणा के देशभक्त लोग कांग्रेस की विभाजनकारी और नकारात्मक राजनीति को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अब से कुछ देर में ये एक ट्वीट है, एक्स पर जो पोस्ट लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। इस तरह से 3 पोस्ट है। कांग्रेस के नेताओं ने आरक्षण खत्म करने का बयान देकर अपने इरादे जता दिए हैं। आरक्षण का मुद्दा, हरियाणा का पिछड़ा और दलित समुदाय जातिगत हिंसा रोकने में विफल रहने पर पहले से ही कांग्रेस से नाराज चल रहा है। इसलिए लोगों ने कांग्रेस को फिर कड़ी सजा देने का मन बना लिया है। हरियाणा के गली गली से एक ही आवाज आ रही है, भरोसा दिल से भाजपा फिर से। हरियाणा की जनता जनार्दन जानती है कि कांग्रेस का मतलब भ्रष्टाचार, जातिवाद, सांप्रदायिकता और भाई भतीजावाद की गारंटी है। बापू बेटे की राजनीति का मूल उद्देश्य सिर्फ स्वार्थ है। कांग्रेस यानी दलाल और दामाद का सिंडिकेट। लोग आज हिमाचल से कर्नाटक तक कांग्रेस की सरकारों की विफलता भी देख रहे हैं। कांग्रेस की नीतियां लोगों को तबाह करती हैं, इसलिए हरियाणा के लोग कांग्रेस को बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री जिस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार, जातिवाद, सांप्रदायिकता, भाई भतीजावाद और खासकर एक मुद्दा दामाद और करप्शन, ये मुद्दा प्रधानमंत्री ने अपनी हर रैली के दौरान, जब उन्होंने हरियाणा में रैली की तब वहां पर भी इसको उठाया। और यही हरियाणा की जनता के साथ जब बात की गई है, आज अपील की गई है, तो यही बात सामने आई है। अब मैं जरा अपने खास मेहमानों का रुख करती हूं, क्योंकि कई अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करना बेहद ही अहम हो गया है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता विजय शर्मा जी जुड़ गए हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से पक्ष रखने के लिए अनमोल पंवर जी हैं। थोड़ी देर में कपिल मदान जुड़ने वाले हैं। और एक और खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक राजकिशोर तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का बेहद ही स्वागत है। लेकिन मैं ज़रा शुरुआत विजय शर्मा जी आप ही से करना चाहूँगी। अशोक तंवर आ गए हैं कांग्रेस पार्टी में। अंतिम दौर 2 घंटे पहले ये खबर बीजेपी के लिए एक चौंकाने वाली आई, और उसके बाद जिस तरह की पोस्ट आ रही है, कांग्रेस अब ये दिखा रही है कि आपने पूरे के पूरे चुनाव में कांग्रेस को दिखाया कि दलित विरोधी है, लेकिन आप ही के नेता अब उनकी पार्टी में आ गए हैं, तो दलित विरोधी कैसे हुई कांग्रेस? रीमा जी, ये डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है। जिस तरह से उन्होंने शैलजा जी का अपमान किया, कहीं आपने देखा पोस्टर में कहीं किसी तरह का कोई लगा हुआ हो शैलजा जी का? ये वही अशोक तंवर है, जब ये प्रदेश अध्यक्ष थे तो इनको कभी संगठन नहीं बनाने दिया इन्होंने, और जब रैली थी दिल्ली में तो किस तरह से उनकी गर्दन तोड़ने का काम किया पहलवानों ने। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पहलवान थे, कांग्रेस के पहलवान थे। शैलजा जी ने अपना दुख बयान कई बार कर दिया। आज भी कहीं भी अगर राहुल गांधी जी आते हैं तो जबरदस्ती उन्हें 2 मिनट के लिए फोटो सेशन करवाया जाता है, बाकी बैठा दिया जाता है। और किस तरह से मिर्चपुर कांड हुआ था, गोहाना कांड हुआ था, आपने देखा होगा, सारे देश के सामने, सारी मीडिया के सामने, सारे प्रदेश के सामने। तो अशोक तंवर जी जो है वो उनको इसलिए लाया गया है ताकि डैमेज कंट्रोल हो सके, लेकिन जनता जान चुकी है, जनता भरोसा नहीं करती। आपको पता होगी जिस तरह से आपने 2013 में देखे थे, 2014 में हम आए थे, उससे पहले किस तरह से अखबारों में एक मैन हेडिंग हुआ करती थी। हमारे पीएल पूनिया जी जो कांग्रेस के थे, वो किस तरह से कहा करते थे कि भाई हरियाणा में किस तरह से दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। शैलजा जी कहा करती थी हर 18 मिनट में एक दलित के ऊपर अत्याचार होता था। 33% बच्चे जो स्कूलों में होते थे दलित, उनको साथ नहीं बैठने दिया जाता था। 48% जो महिला दूर से पानी लेने जाया करती थी,
उनको पानी नहीं लेने दिया जाया करता था। तो इस तरह से उनको भेदभाव का सामना करना पड़ता था, तो वो प्रदेश की जनता नहीं भूल सकती। और इनके राहुल गांधी जी ने कह दिया विदेश में बैठ के कि हम संविधान इनका रिजर्वेशन खत्म करेंगे। तो ये तो जग जाहिर है, इनका जो चाल चरित्र तो आ गया। अब इन्होंने उदयभान जी को बनाया। बताइए मुझे एक भी जिले का नाम बता दीजिए जहां इन्होंने संगठन बनाया उदयभान जी को, उनको भी नहीं बनाने दिया। तो ये सिर्फ और सिर्फ कहते कुछ है, कथनी और करनी में इनकी में अंतर है। अभी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कपिल मदान जुड़े नहीं है, इसलिए विजय जी ये जो तमाम आप मुद्दे उठा रहे हैं एक बार उनको जुड़ने दीजिए। मैं राजकिशोर जी का रुख करूं, लेकिन अनमोल जी, ये मतलब एक कहावत होती है ना 3 में ना 13 में। तो आम आदमी पार्टी का तो रिकॉर्ड पिछले चुनाव का हरियाणा में यही रहा था, 3 में 13 में, कहीं नहीं, नोटा से भी कम वोट मिले थे। और इस बार संजय सिंह कह रहे हैं कि हम सरकार भी बनाएंगे। कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी चल रही है, कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी चल रही है आपके नेताओं की तरफ से, या हम कहें कि प्रत्याशियों की तरफ से। तो कहां पर हैं आप? रीना जी, हम लोगों के दिलों में हैं और वो नतीजे जब आएंगे तब आपको भी इस चीज का प्रमाण मिल जाएगा। 2013 में इसी तरह की बातें की जाती थी हमारे बारे में कि भाई नई पार्टी है, ये क्या जीतेंगे, ये क्या चुनाव लड़ेंगे। 2013 में हमने सबको चौंकाया। 2015 में जब हमें कहा गया कि भाई ये पार्टी तो खत्म हो चुकी, ये इस बार दोबारा उतनी भी सीट नहीं ला पाएंगे जितनी ये 2013 में लाए हैं दिल्ली में, तो जनता ने जो है ऐसा प्रचंड बहुमत दिया जो आज तक कोई और नेता कभी किसी चुनाव में दिल्ली में हासिल नहीं कर पाया। गुजरात में जब हम गए तो हमें राइट ऑफ करने की कोशिश की गई। हमें कहा गया कि भाई गुजरात में आखिर ये चुनाव लड़ भी कैसे पाएंगे। उसी गुजरात में हम 14% वोट लाए और हमारे 5 विधायक हैं आज गुजरात में, वो भी तब जब हर दमनकारी नीति का उपयोग किया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। हाँ। तो इस बार हम पहली बार मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि कुछ विषम परिस्थितियां रही, हमारे नेताओं को जिनके ऊपर किसी तरह का कोई आरोप साबित नहीं हो पाया, उन्हें झूठे मुकदमों में जेल में बंद रखा गया। लेकिन उसके बावजूद हमारा जो मजबूत संगठन है हरियाणा में, वो लोगों के बीच में जाके उन्हें बता रहा है कि हम किस तरह से दिल्ली और पंजाब में जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं। और जनता का भी ये सवाल है, आज कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो या अन्य कोई भी राजनीतिक दल हो, कि भाई आजादी के 70 साल बाद भी आप लोग हमें मूलभूत सुविधाएं मुहैया क्यों नहीं करा पाए। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तो सभी का मौलिक अधिकार है। हर सरकार का दायित्व बनता है अपने लोगों को ये सुविधाएं मुहैया कराना। हाल ही में अभी चरखी दादरी में लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज को चैलेंज किया है कि भाई हमारे पानी की गुणवत्ता ऐसी है कि कोई भी नेता अगर आके इसे पी लेगा तो हम उसे वोट दे देंगे। तो आप सोचिए कितनी बुरी हालत है आज हरियाणा में। बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है भाजपा के शासन में। महिलाओं के ऊपर अत्याचार में हरियाणा नंबर 1 है भाजपा के शासन में। किस तरह से किसानों की कमर तोड़ने का काम इन्होंने किया, ना एमएसपी का दाम दे पाए, ना किसानों की आय दुगनी कर पाए। 750 से ज्यादा किसानों को शहादत देनी पड़ी। और अग्निवीर में जो जवान हैं हमारे देश के, वो आज बेरोजगार घूम रहे हैं। सरकार के पास किसी तरह की कोई नीति नहीं है। तो ये चुनाव जो है ये हरियाणा की जनता लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। तो आप तो वोट काटने का काम कर रहे हैं ना, मतलब, या सरकार बनाने का काम करेंगे? नहीं, हम वोट काटने का काम नहीं कर रहे। हम जनता के बीच में जाके उन्हें ये एहसास कराने का काम कर रहे हैं कि जो दिल्ली में संभव है, जो पंजाब में संभव है, वो हरियाणा में भी संभव है। ओके, ठीक है। मैं दिल्ली में अगर लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिल सकती हैं, पंजाब में अगर लोगों को मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, विश्व स्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, इस तरह की सुविधाएं मिल सकती हैं, तो हरियाणा वालों ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया? हरियाणा को क्यों नहीं मिल सकती वो सुविधाएं? और ये जनता के मन में सवाल है। दिल्ली की बात अभी ना ही करें तो अच्छा ही होगा, लेकिन करते हैं, थोड़ी देर में करते हैं। दिल्ली की बात तो विश्व में हो रही है, थोड़ी देर में करने से क्या होता है। कपिल मदान जुड़ गए, लेकिन राजकिशोर तिवारी जी, मैं आपका रुक, एक मिनट विजय जी रुकिए। एक एक करके अभी एक रिएक्शन ले लेती हूँ सबसे, फिर आ रही हूँ, क्योंकि आपने बहुत सारे एलिगेशन लगाए थे ना, तो उस पर कपिल मदान जी से मुझे रिएक्शन भी लेना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस का सवाल है। लेकिन राजकिशोर जी, अशोक तंवर से ही शुरू करते हैं। अशोक तंवर के इस तरफ आने से, यानी कांग्रेस की तरफ आने से, ये जो हृदय परिवर्तन उनका 55 मिनट के अंदर हो गया, क्या वाकई में कुछ मिनटों का क्योंकि अंतर था, इसका चुनाव पर कुछ फर्क पड़ने वाला है?
देखिए रीमा जी, इस पे पहले मुझे निदा फाजली याद आते हैं कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी जिसको भी देखना हो कई बार देखना। ये सियासत का एक नया दौर है और इसमें क्या भाजपा, क्या कांग्रेस, क्या दूसरे दल, मतलब मैं सिर्फ तंवर की बात नहीं कर रहा हूं। हमने इससे पहले चुनाव में यूपी में, जब लोकसभा चुनाव में तमाम ऐसे नेता देखे थे, लेकिन अशोक तंवर के बारे में बात करना जरूरी है कि अशोक तंवर है कौन। अशोक तंवर पर राहुल गांधी ने पहले भी बहुत भरोसा जताया था और जब भी गोहाना कांड हुआ, दलितों की बस्तियां जला दी गई, मिर्चपुर कांड हुआ, इस पे जो सबसे मुखर आवाज रहे अपनी ही सरकार के खिलाफ, भूपेंद्र सिंह की हुड्डा की सरकार के खिलाफ, वो अशोक तंवर हुआ करते थे। कुमारी सैलजा भी होती थी, लेकिन जो मुखर आवाज होते थे, चूंकि युवा कांग्रेस की पृष्ठभूमि से आए थे, और आपको ये भी शायद पता हो कि शंकर दयाल शर्मा जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, पुराने कांग्रेसी दिग्गज हैं, उनकी जो नवासी है उनसे उनकी ब्याहता है, उनकी पत्नी भी है, तो कांग्रेस से उनके संबंध बहुत पुराने हैं अशोक तंवर के। तो अशोक तंवर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ जातिवाद, खासतौर से दलितों पर अत्याचार का जो मामला था, उसमें विसिल ब्लोअर हुआ करते थे, कांग्रेस के अंदर ही हुआ करते थे, और उनकी गर्दन भी कैसे टूट गई थी वहां पर, जो उन्होंने हुड्डा के कहा था कि हुड्डा के गुंडों ने उन पर तोड़ दिया। तो वो पहले अनमोल पवार जी की पार्टी में भी गए, आम आदमी पार्टी में भी गए, फिर भारतीय जनता पार्टी में भी आए। तो कुल मिलाकर वो अपने लिए एक सही स्थान जरूर ढूंढ रहे थे। लेकिन हाँ, ये मानना पड़ेगा कि चुनाव से पहले एक जो नैरेटिव चल रहा था कि जाट 22% हैं, 21% दलित हैं, और शैलजा, क्योंकि राहुल गांधी इस समय सबसे ज्यादा जो बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं दलितों की, संविधान की, बाबा साहब अंबेडकर की, पिछड़ों की। ऐसी स्थिति में दलितों पर अत्याचार का जवाब देने का एक उनके पास बड़ा मौका था कि कुमारी सैलजा को वहां पर घोषित कर देते। लेकिन ये सच्चाई ये है हरियाणा की, वहां पर जो नेता हैं, वहां पर जो ताकत है, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ही अपना अध्यक्ष बना रखा है उदय भान को, वो भी एससी कम्युनिटी से आते हैं। अब इस स्थिति में जो ये नैरेटिव चल रहा था, क्योंकि कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चीजें जा रही, उनको मुख्यमंत्री बदलना पड़ा, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के लिए बड़ी प्रबल संभावनाएं थी वहां पर। तो इस स्थिति में कहीं कांग्रेस को ये दलित और से जाट का जो नैरेटिव है, जातिवाद का नैरेटिव है, वो कहीं नुकसान न पहुंचा दे, उससे पहले अशोक तंवर को उन्होंने 55 मिनट पहले लाकर ये मैसेज देने की कोशिश की। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि कुमारी सैलजा वहां पर दिग्गज है और वो सिरसा से जीत कर आई, अशोक तंवर भारतीय जनता पार्टी में नहीं जीत पाए थे। ये यहाँ पर समझने देखने वाली बात है। तो कुल मिला के अभी जैसे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो कह रहे थे कि वहां पर लड़ाई सीधी सीधी, देखिए आम आदमी पार्टी दिल्ली में निश्चित तौर पर बड़ी ताकत है, पंजाब में ताकत है, सत्ता में, लेकिन अभी हरियाणा में कांग्रेस बनाम भाजपा है और कांग्रेस को काफी बढ़त शुरुआत से दिखाई पड़ रही थी। लेकिन अब ये जो पूरा हुआ है दलित और जाट का, इसके बाद इनको लाने की जरूरत भी तभी पड़ी, वरना इस तरीके से रातों रात फैसले नहीं होते, बल्कि रातों रात क्या कुछ घंटों में फैसला हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का मंच छोड़कर वो राहुल गांधी का मंच थाम लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि चुनाव से एक दिन पहले ये सियासी धोबी पछाड़ देने की जो कोशिश है कांग्रेस की, अब इसमें वो धोबी पछाड़ दे पाते हैं या खुद पस्त हो जाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। कपिल मदान, मैं आपका रुख करूं क्योंकि पूरा सीवी एक तरीके से राजकिशोर तिवारी जी ने अशोक तंवर का सामने रख ही दिया है, उनका पॉलिटिकल करियर क्या रहा, क्या क्या उन्होंने किया। लेकिन जरा ये चौंकाने वाला बयान जो कुछ घंटे पहले का है उनका, एक बार मैं आपको वो सुना देती हूँ और फिर मैं कपिल मदान आपका रुख करूंगी उस बयान के बाद, कि वो कुछ घंटों पहले राहुल गांधी के लिए क्या बोल रहे थे और कुछ घंटों बाद ये तस्वीरें सामने आ जाती हैं। जरा ये बयान चलाइए अशोक तंवर का। लोगों को भी पूछना चाहिए, दलित समाज को भी पूछना चाहिए, जो जाति व्यवस्था को नहीं मानते, उसको समाप्त करना चाहते हैं, उन लोगों को भी पूछना चाहिए कि भाई कब तक इस तरह की जातिगत जो ग्रसित मानसिकता है, जातिवाद को बढ़ावा देने वाली मानसिकता है, वैसी भाषा है, उसका कब तक कांग्रेस जन इस तरीके से प्रयोग करते रहेंगे। तो ये वो बयान है कपिल मदान जी, इनके सहारे जीतेंगे? म्यूट अनम्यूट। हाँ रीमा जी, अगर आप देखेंगे कि हमने जो वीरेंद्र जी हैं, जो बॉक्सर हैं, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने भी ऐसा ही एक दिन पहले ट्वीट किया था। किन्होंने? कांग्रेस के जो वीरेंद्र हैं, जो बॉक्सर रहे हैं, पहले कांग्रेस के नेता भी रहे हैं, जो ओलंपियन भी हैं, उन्होंने भी एक दिन विजेंद्र सिंह
उन्होंने भी एक दिन पहले कांग्रेस के फेवर में इस तरीके का ट्वीट किया था और अगले दिन सुबह ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। तो देखिए, राजनीति के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर आपको इस तरीके की धोबी पछाड़ लोग यहाँ आएंगे वहां जाएंगे, ये इस तरीके के आपको बहुत सारे ढेरों एग्जाम्पल मिल जाएंगे। लेकिन मैं एक बात आपके दर्शकों को जरूर बताना चाहूंगा कि चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाएगा। ये जो चुनाव है, जो हरियाणा का चुनाव है, इस चुनाव में अगर आप मुद्दा देखेंगे तो मुद्दा है किसानों का, मुद्दा है बेरोजगारी का, मुद्दा है महंगाई का। मैं आपको दर्शकों को एक और बात बताऊं कि हरियाणा और पंजाब दो एक ऐसे शहर हैं जहां पे हमारे बहुत मेजर फौज में भर्तियां इन दो शहरों से, स्टेट से होती हैं। अग्निवीर का एक मुद्दा बहुत बड़ा है इसके अंदर, और भाजपा को शायद इस बात का रियलाइजेशन है, तभी उन्होंने अग्निवीर की जो योजना है उसमें भी उन्होंने चेंजेस करने की कोशिश करे। और अभी थोड़े दिन पहले खट्टर साहब का भी एक बयान आया जहां पे उन्होंने ये चीज बोली कि हरियाणा सरकार जो अग्निवीर जो ड्रॉप आउट हो जाएंगे, जो आर्मी में रिटेन नहीं होंगे, उनको वो अपनी हरियाणा मतलब दलित वाला कोई इशू ही नहीं है, आप ये कह रहे हो ना, दलित कोई इशू नहीं है। जस्ट मैंने ये तो बोला, मैंने तो जो मैंने तो अभी कुछ मुद्दे से शुरू करें। आप पहले ही दो बातों पे आप इतनी ज्यादा, क्योंकि मैंने सवाल अशोक तंवर पे किया, उस पर आपने एक लाइन में जवाब देके आप किसान और तमाम मुद्दों पर बात कर रहे हैं, इसलिए मुझे लगा कि दलित कोई इशू नहीं है। मैं ये बता रहा हूँ रीमा जी, अशोक तंवर कोई मुद्दा नहीं है। अशोक तंवर जी एक, तो क्या मजबूरी थी कि राहुल गांधी के मंच पर उनको लाकर और दिखाया गया कि शक्ति प्रदर्शन हमारा कहाँ है, दलित हमारे साथ है? अगर कोई वो मुद्दा ही नहीं है तो प्रचार खत्म होने से 2 घंटे पहले। नहीं, मैंने ये नहीं बोला, मैंने रीमा जी, मैंने सिर्फ ये बोला कि मुद्दा, चुनावी मुद्दा है बेरोजगारी, चुनावी मुद्दा है महंगाई, चुनावी मुद्दा है किसान, चुनावी मुद्दा है फौजी। जो भी इंसान और नेता इस मुद्दे को आगे बढ़ा रहा है और इन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहा है और भाजपा से सवाल कर रहा है, वो आप मुद्दे से स्पॉटलाइट हटा के जो लीडर है उस पर डालने की कोशिश कर रहे हो। मैं आपको वापस मुद्दों पे लेके आ रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, और शायद सबको ये बात पता है कि हरियाणा के अंदर बहुत बीजेपी का बुरा हाल है। लोगों का विचार है और जो लोगों का मन है वो बना चुके हैं। और अगर ऐसा नहीं होता, अगर बीजेपी को लगता है कि ऐसा नहीं है, तो कोई उनके पास कारण नहीं था कि जो खट्टर साहब तकरीबन 9 साल तक मुख्यमंत्री रहे, चुनाव से कुछ टाइम पहले आप खट्टर साहब को चेंज करके एक नया चेहरा ले आएंगे, और जो नया चेहरा भी लेके आते हैं वो अपनी सीट छोड़ के किसी और सीट पे चुनाव लड़ने जाते हैं। तो इससे बड़ा कोई और प्रमाण हो नहीं सकता। विजय शर्मा जी जवाब दीजिए। जी देखिए, पहले तो आम आदमी पार्टी को मैं छोटा सा जवाब दे देता हूं। आप मुझे बताइए, आपके कैंडिडेट भबक के जा रहे हैं, सारे मैदान छोड़ रहे हैं। यहाँ परवेश मेहता जी थे, वो बीजेपी के हक में बैठ गए। करनाल में आपके दूसरे उम्मीदवार थे, वो बैठ गए। आपके केजरीवाल जी खुद कहते हैं कि हम सत्ता में नहीं आ रहे, हम तो किंग मेकर बनेंगे। तो आपने खुद हार मान ली। अब मैं कांग्रेस की जवाब दे देता हूँ। इन्होंने 2-3 बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे कहे। यस, हम भी चाहते हैं कि मुद्दों पे राजनीति हो, मुद्दों पे चुनाव हो। आप किसान की बात कर लीजिए। आप किसानों को फसल नष्ट पे कितने देते थे? 10,000, हम 15,000 देते हैं। आपने किसानों को कितने बिजली, कितने घंटे और कब देते थे? आप रात को देते थे, जब रात को सोने में भी किसानों को सर्दी लगती है, हमारे को भी सर्दी लगती है, जब वहां सांप काटने के लिए वहां चले जाते थे। आज हम दिन में देते हैं। आप 538 गांवों में मात्र बिजली देते थे 24 घंटे। मतलब 10 साल पहले की बात कर रहे हैं? कब की बात कर रहे हैं? अभी तक, जब तक ये 2014 तक थे ना, 14 तक ना, मतलब 10 साल पहले की आप बात बता रहे हैं। जी, इनका मैं तो कहता हूँ 70 साल गिन लीजिए, ज्यादातर कांग्रेस ही रही है, कांग्रेस की सरकारें रही है। अब आप ये प्रति व्यक्ति आय की देख लीजिए, 1,33,000 थी हमारे टाइम में, 2,96,000 जो प्रति व्यक्ति आय, जो औसत आय, राष्ट्रीय औसत आय, उससे भी ज्यादा है। आप यूरिया का देख लीजिए, 247 रुपए में मिलती है। पूरे विश्व के किसी देश में चले जाइए 3,000 का बैग है। यूक्रेन और रशिया में सबसे ज्यादा होता है। हमने नैनो प्लांट लगाए। आप जवान की बात करते हो, आप जवान को जो अनुदान राशि देते थे 20 लाख, हम 50 लाख देते हैं। आप घायल को 1 लाख देते थे, हम 35 लाख तक देते हैं। आप ORP के नाम पे, 1 रैंक 1 पेंशन के नाम पे क्या देते थे? 500 करोड़ मात्र। हमने 1.25 लाख करोड़ दिए हैं जवानों के लिए। भाई आप कहां बैठे हो? आप क्या बातें करते हो किसान की, महिलाओं को?
हम 50% भागीदारी देते हैं, जो भी अपने पंचायतों में हमारी होती है। हम शादी में 71,000 देते हैं। जो हमारे गांवों में चौकीदार है, आप 3500 रुपए देते थे, मात्र आज हम 7,000 रुपए दे रहे हैं। आप सफाई कर्मी को विजय जी एक मिनट, ये तो मुद्दे वो हो गए ना जो जनता तय करेगी ही इन पर, तो और जनता के बीच में आप जा ही रहे हो, जनता के बीच में जाना ही है ना, तो जनता को तय करने दीजिए। ये तो मतलब अब गिनाने वाली बात अब खत्म ही हो गई है, लगभग आधे घंटे बाद खत्म ही हो जाएगी। अब तो मुद्दा ये है कि लास्ट मोमेंट पर जो दद बदल हुआ, फिर आज सुबह आपने जो करप्शन के आरोप लगाए, ये तमाम मुद्दे आए। और अभी मैं, क्योंकि आपने अनमोल तंवर से कुछ सवाल किए थे, अनमोल तंवर से मैं जवाब लूंगी, फिर कपिल मदान और राजकिशोर तिवारी जी। अनमोल जी। अनमोल पंवार है जी। तंवार, ठीक है, अनमोल तंवार जी। पंवार, अनमोल पंवार। अच्छा, मेरे पास नाम कुछ आपका लगता है गलत आया हुआ है, चलो कोई नहीं। मैं विजय जी, हालांकि विजय जी ने कांग्रेस के ऊपर जो भी तंज कसा था, मैं विजय जी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। विजय जी, जब किसान जो है 2 साल तक सर्दियों में, बरसात में और धूप में सड़कों पे शहादत दे रहे थे, तो मोदी जी जो हैं वो अदानी की गोदी में बैठ के वो 3 काले कानून पास करने में क्यों व्यस्त थे? मेरा पहला सवाल। जब देश की महिला पहलवान जिन्होंने पूरे देश का नाम विश्व में रोशन किया, ओलंपिक के मेडल्स लाई, जब उनके ऊपर दिल्ली पुलिस द्वारा लाठियां भांजी जा रही थी जो केंद्र सरकार के अधीन आती है, तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता उनके समर्थन में क्यों नहीं खड़ा हुआ? और क्यों ब्रजभूषण शरण सिंह जो आपकी पार्टी के सांसद थे उन्हें संरक्षण दिया गया? जब पेपर लीक से हाहाकार मचा हुआ था देश में और हरियाणा जो है अव्वल नंबर पे था, जब बेरोजगार युवा दर दर भटक रहा था अपनी डिग्री लेके, तो हरियाणा सरकार आखिर कौन सी नींद सोई हुई थी कि उन्हें युवाओं का दर्द नहीं दिख रहा था? आपने बात की अग्निवीर की। आपने अग्निवीर योजना इसलिए लागू की क्योंकि आपके पास, आपकी भाजपा सरकार के पास सैनिकों को पेंशन देने का पैसा नहीं था। जाति और धर्म के नाम पे विभाजन करके आप लोग जो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्या आप में हिम्मत है लोगों को बताने की कि आप बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं दे पाए पिछले 70 साल में? क्यों आप महिलाओं को सशक्त करने के लिए कोई कदम नहीं उठा पाए? 70 साल वाला किससे सवाल है? बीजेपी से? बिल्कुल बीजेपी से है। बीजेपी 70 साल से सत्ता में नहीं थी ना मेरे ख्याल से, जहां तक बीजेपी, मेरा इतिहास पढ़ा हुआ। 10 साल में बता दें, पिछले 10 साल में तो थी हरियाणा में, 10 साल में बता तो 70 साल का हिसाब वो कैसे देंगे? नहीं, 70 साल का हिसाब मेरा हर राजनीतिक पार्टी से है। हर राजनीतिक, हाँ ये कहिए, हर राजनीतिक पार्टी से। बीजेपी 70 साल का हिसाब कैसे देंगे? बीजेपी बड़ी मुश्किल से 26 साल बाद 2 सीट जीती थी और अब जाके 36 साल बाद पहली बार गठबंधन की सरकार में आई थी। तो पिछले 10 साल में जो भी इन्होंने किया वो ये बता दें। भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान खड़े किए। ठीक है। मोदी जी ने भ्रष्टाचारियों की उंगली पकड़ के देश लूटना सिखाया। ठीक है। विकास का कोई काम किया हो तो बता दें आप। ठीक है, जवाब दीजिए विजय जी। 70 साल का भी हिसाब दीजिए और 10 साल का भी हिसाब दीजिए। पहले 10 साल का हिसाब ले लीजिए। आपके यहाँ बुढ़ापा पेंशन कितने की मिलती थी? आपकी जो सहयोगी पार्टी कांग्रेस कितने देती थी? सहयोगी नहीं है वो, एक दूसरे को भर भर कर गालियां दे रहे हैं, आप सहयोगी कह रहे हैं उनको। रीमा जी, इनकी नूरा कुश्ती है। ये दिल्ली में एक है, हरियाणा में ये अलग अलग लड़ रहे हैं। दिल्ली में भी एक नहीं है, दिल्ली में भी एक नहीं है भाई, दिल्ली में कहाँ एक है? इनका भी जवाब दे देता हूँ मैं, इनका भी जवाब देता हूँ। देखिए मैं जवाब दे देता हूँ। बुढ़ापा पेंशन कितनी मिलती थी जो विकलांग थी? 1,000 रुपए, आज हम 3,000 रुपए दे रहे हैं। किसानों को 72 घंटे से अगर ज्यादा होते हैं 12% का पर एनम का हम ब्याज भी देते हैं। ये 4 फसलों को मात्र देते थे, एमएसपी पे खरीदती। आप एक मिनट रुकिए, मेरा सवाल पूरा सुन लीजिए। 2014 में कहते थे ना मोदी जी मैं आय दुगनी करूंगा, क्यों नहीं किया आय दुगनी 10 साल में? आपने सुनी नहीं, किसने रोक रखा था आपको? पवार जी सुनिए, 1,33,000 से 2,45,000 हो गई, तो ये दुगनी नहीं हुई क्या? तीन काले कानून क्यों लाए आप? दूसरा सुन लीजिए, कानून के भी बारे में सुन लीजिए। आप किसानों की कमर क्यों तोड़ी आपने? किसानों की सुन लिए ना आपने, कही ना अग्निवीर की बात। आपको पता नहीं है, कारगिल युद्ध के बाद में कमेटी बैठी थी, उसकी आई थी कि जो सेना उसको जवान रखना है। हम जितने भी अग्निवीर हैं सबको अपने अर्धसैनिक बलों में, पुलिस में, बाकी दूसरी उनमें सारे समायोजित करेंगे, उनको हम पैसे भी देंगे। तो इसको मत आप तो शहीद का दर्जा भी नहीं देते,
कितना झूठ बोलेंगे अरे आप? भैया, जब जनता उनको त्रस्त अर्धसैनिक हो गई। बलों में आपके पवार साहब कुचक्र इतने से, कॉमन आपके सेंस को समझिए, भ्रष्टाचार से, जब उनको और दूसरी आपके नौकरी झूठ मिलने से जा रही है, जनता जो कौन है सा वो त्रस्त हो भ्रष्टाचार है? चुकी। शर्मा जी, भ्रष्टाचार में तो आपके चीफ मिनिस्टर थोड़ी तो जेल में शर्म होता है। करो। आपके बेल पे आपके चीफ कितना मिनिस्टर लूटना चाहते भ्रष्टाचारी हो आप तन से देश मन को, तक ये डूबे हुए। बताइए। अरे पूरे देश के सामने बच्चों की भ्रष्टाचार के कसम नए खाई थी। कीर्तिमान खड़े अरे कर दिए आप भारतीय जनता कीर्तिमान रोज पार्टी नए बना रहे ने। हो। सारे आप बंगलों भ्रष्टाचारियों में को रहते अपनी हो, पार्टी में महलों शामिल में कर रहते हो, लिया। जो कहते हैं मैं धर्म और गाड़ी नहीं जाति लूंगा, के बंगला नाम नहीं पे लूंगा, देश घर को नहीं लूंगा, बांट रहे मकान नहीं हो। लूंगा, आज मैं तक कांग्रेस विकास का के नाम समर्थन पे नहीं लूंगा। केवल जनता को तो ठगने आपके के पास अलावा कहने कोई के लिए काम कुछ नहीं है, इसलिए किया आप आपने। डिबेट डिरेल तो करना जनता चाहते हो। क्यों दे आपको? मैं आपकी बात समझ गया। बताइए, किसान सबसे जनता ज्यादा क्यों एक एक करके अशोक जी अनमोल जी, आपका नाम बार बार मैं गलत बोल रहा हूँ। जब्त अनमोल जी एक एक करके बोलिए ना, आप लोग दोनों एक दूसरे के बीच में बोलेंगे तो कैसे होगा? हिम्मत नहीं है जवाब सुनने की। ऐसा नहीं, मैंने बड़े जवाब शांति देना से नहीं सुना चाहते। इनको। सुन तो लीजिए उनका जवाब, सुनिए तो सही उनका जवाब। हाँ विजय जी जल्दी कंप्लीट कीजिए। जी, तो मैं बताना चाहता हूं जवान को हम कैसे, अग्निवीर योजना वो है जो सेना को भी जवान रखेगी। एक एक अग्निवीर जवान को हम अर्धसैनिक बलों में, हमारी घोषणा है बाकायदा, उनको कैसे करेंगे? हमने सम्मान निधि के तहत कितने हजार करोड़ रुपए ठीक है, ठीक है, ठीक है। 10 पैसे यूनिट राजकिशोर जी, मैं अब जरा ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में क्या चल रहा है उस पर आती हूँ, क्योंकि विजय जी ने कहा कि नूरा कुश्ती है। अब जब हम ही इतने पत्रकार होकर कंफ्यूज हो जाते हैं, हरियाणा में पंजाब में क्या रिलेशन है दोनों के, दिल्ली में क्या हो जाता है, और फिर जब अरविंद केजरीवाल जेल गए तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सब उनके साथ थे, एक तरीके से दिखाई दिए। तो ये जब अब एक दूसरे के खिलाफ, कब एक दूसरे के साथ, ही कुछ समझ नहीं आता। तो क्या जनता इस बात पर बिलीव करेगी कि दोनों साथ में हैं या दोनों खिलाफ में हैं? दरअसल जनता को तो सभी राजनीतिक दलों के बारे में पता है रीमा जी। जनता तो कह रही है कि इनसे उम्मीद न रख, हैं ये सियासत वाले, ये किसी से भी मोहब्बत नहीं करने वाले, ये सिर्फ अपने आप से मोहब्बत करते हैं, अपनी सुविधाओं के हिसाब से अपनी चीजें करते हैं। जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे, वो अरविंद केजरीवाल जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका वाड्रा इनको जेल में डालने की बात करते थे, तब दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल खुद जेल में चले गए तो सोनिया गांधी और अरविंद केजरीवाल, प्रियंका और राहुल सब एक मंच पर आ गए। तो देखिए ये तो सियासत है, और कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन बना था। और जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इंडिया गठबंधन को नहीं मूर्त रूप लेने दिया हरियाणा में, ये सबको पता है। आम आदमी पार्टी 17 से शुरुआत हुई थी, 17 से 7 पे आए, 5 पे आए, लेकिन उनको बिल्कुल कहते ना कि सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे। ये उस तरीके का कुछ मामला, कुरुक्षेत्र की धरती है, तो अब हुड्डा जी वहीं के हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं देंगे भैया, हम अकेले जीतेंगे। और हैं क्या, हरियाणा में बोलते हैं क्या सौदा है भाई, आपके पास है क्या? तो कुछ था ही नहीं आपके पास वहां पर। और ये सच भी है, वहां पर ताकत कांग्रेस के पास थी, कांग्रेस ने वो दिखा दिया। लेकिन कांग्रेस के पास इतनी ज्यादा ताकत थी कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बदौलत थी। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आम आदमी पार्टी को वहां पर नहीं घुसने दिया। चूंकि आपने मुझे आम आदमी पार्टी के मामले में ही बोलने को कहा है, तो वहां पर आम आदमी पार्टी गई देर से। केजरीवाल अगर शुरू से वहां पर उनकी पार्टी, अगर उनको लग रहा होता कि हम अलग से जाए करें, तो वो तो कंफ्यूजन में रहे। आखिरी दम तक वहां पर पॉलिटिक्स खेल गए राहुल गांधी, आखिरी समय तक वो लटकाते रहे। और उसके बाद जब उनको लगा कि यहां पर सिर्फ जीतने की बात है, गठबंधन तो देशव्यापी होता है, उसको बाद में हम देख लेंगे। पंजाब में भी लोकसभा में इन लोगों का गठबंधन नहीं हुआ था, तो ये तो कोई खास बात नहीं थी। लेकिन अब आप मानकर चलिए कि आम आदमी पार्टी के लिए स्थिति पिछली बार से भी ज्यादा खराब होने वाली। पिछली बार सारी सीटों पर जमानत जब्त हुई थी, और इस बार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच मामला इस तरीके के पोलराइज हो चुका है कि इंडियन नेशनल लोक दल और जेजेपी, इनके लिए भी बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। तो ये एक साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। और इसीलिए दलित वोटों में जब उनको लगा कि किसी तरीके का एक मैसेज गलत जा सकता है, तो अशोक तंवर को लाकर उसको लाने की जरूरत पड़ी। तो ये तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि कांग्रेस को भी जिस तरीके का ड्रग पेडलर के साथ फोटो आ जाती है, ड्रग का भी मुद्दा आ जाता है। और आपको मैं बता दूं, उड़ता पंजाब तो था ही था, हरियाणा भी उड़ने की तरफ ही जा रहा है। ये एक बहुत गंभीर प्रश्न है। वहां पर आम लोग जो है इस मुद्दे से बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हो। तो इसलिए मैं आपको कहूं कि आम आदमी पार्टी, अगर आप देखेंगे तो भले ही लड़ रहे हो वहां पर, वो सरकार बनाने के लिए कह रहे हो, लेकिन पवार जी भी पूरा निशाना साधे हुए भाजपा पर। 70 सालों का जो है कांग्रेस का भी जो हिसाब किताब है, वो भी वो भारतीय जनता पार्टी से मांग रहे हैं।
पवार जी इस बात का जवाब दीजिए आप। मैं तो सभी राजनीतिक पार्टी से मांग रहा हूँ भाई, 70 साल में आपको लगता है भाजपा तो ने सबसे शासन क्यों किया मांग है, रहे हैं? जो सत्ता में रहा उसी से तो मांगेंगे या सबसे वही- मांगेंगे? नहीं तो वही देगा जो सत्ता में रहा, वही तो देगा। सत्ता में तो यही दोनों है ना, तो जो इन्हीं दोनों से पार्टी- मांगिए। जो पार्टी कल बनेगी वो तो देगी नहीं पुराना सब जो जवाब है पिछले समय का। बात देखिए, हमारे ऊपर अक्सर सवाल उठाए गए हैं, हमारी नेताओं की ईमानदारी पे सवाल उठाए गए हैं, लेकिन आज तक किसी भी तरह का कोई आरोप साबित नहीं हो पाया। अब तो कोई सवाल हमारी ही नहीं। पार्टी को खत्म करने का प्रयास किया गया, झूठे मुकदमों में हमारे नेताओं को जेल डाला गया, लेकिन जितनी बार हमारा दमन करने का प्रयास किया गया उतनी बार हम मजबूती से उभरे हैं। वो चाहे दिल्ली का चुनाव हो, चाहे पंजाब का चुनाव हो, चाहे गुजरात का चुनाव हो, चाहे गोवा का गुजरात? चुनाव हो। और गुजरात में किसकी जो हम- सरकार है? देखिए सरकार कितने होना ना विधायक होना हैं आम आदमी पार्टी के और कितने सांसद हैं गुजरात से आम आदमी पार्टी के? गुजरात में हमारे 5 विधायक हैं। हाँ। और वो भी तब हैं जब भाजपा ने पूरा जोर लगा दिया था हमारा दमन करने में, हमारे नेताओं को जेल में डालने में, उनके ऊपर अटैक कराने तो में। वो तो अभी हरियाणा के और- समय भी हुआ है, तब क्या होगा? तो अब उसी तरह का परिणाम आएगा कि सरकार हमारे बिना नहीं बन पाएगी। तो मतलब सरकार आम आदमी पार्टी के बिना अगर कांग्रेस नहीं बन पाएगी हरियाणा। कांग्रेस पार्टी के साथ जाना होगा तो जाएंगे ना, कहने का मतलब ये है साफ साफ। देखिए, कांग्रेस पार्टी के साथ जाना हो, इस पार्टी के साथ जाना हो, उस पार्टी के साथ जाना हो, हम तो जनता की भावनाओं के साथ खड़े होंगे। चुनाव के नतीजे के बाद मतलब जो बीजेपी जनता के का साथ भी निर्णय जा होगा, सकते हैं, वो सर्वोपरि होगा। बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं क्या अगर भावना ऐसी है तो? आपको बहुत ज्यादा बड़ी गलत फहमी है, या आपने पिछले कुछ समय में जो है हरियाणा का हाल नहीं देखा। बीजेपी की जमानत जब्त होने वाली है, 0 सीट तो आ सकती है। मैंने वही अगर तो उससे बात भी कही कम आ रही आपसे, होती, एक ही अगर विकल्प उससे फिर भी तो कम बचता आ है। रही अगर होती। बीजेपी की जमानत जब्त हो रही है इसका मतलब कांग्रेस पार्टी, तो इसका मतलब कांग्रेस के देखिए- साथ जाने के लिए देखिए, तैयार है। मुझे लगता है आप पत्रकार हैं, सेफोलॉजिस्ट नहीं है, और ना हम ही सेफोलॉजिस्ट हैं, तो हमें जनता के फैसले का इंतजार करना चाहिए। अभी ये मैं तो आप ही की बात कर रही हूँ अनमोल किस जी, पक्ष की, किस पार्टी की कितनी सीट आपने आएंगी, ही वो कहा ज्यादा जल्दी होगी। कि बीजेपी की जमानत जब्त हो जाएगी, ये आपने ये कहा, मैंने निश्चित नहीं है, कहा। बिल्कुल मैंने तो ये निश्चित भी नहीं है। कहा कांग्रेस की जब्त होगी, मैंने तो ये भी नहीं कहा कि आम आदमी पार्टी की जब्त होगी, मैंने तो किसी की भी नहीं कहा, क्योंकि मैं भी, आप सही कह रहे हैं, सेफोलॉजिस्ट हम लोगों में से कोई नहीं है, वो जनता ही तय करेगी। लेकिन ये तो पूछना पड़ेगा ना कि अगर ऐसा होता है, कांग्रेस को समर्थन देने का मौका मिलता है या बीजेपी को मिलता है, तो देंगे दोनों को? यही तो सवाल है। आपको लगता है बीजेपी को समर्थन इस देश मेरे का कोई लगने भी का व्यक्ति सवाल ही देगा? नहीं है। नहीं, अरविंद मैं केजरीवाल बताता ने तो हूँ। ये भी कहा था कि कांग्रेस मैं- सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी है, लेकिन उनके साथ मिलकर सरकार भी बनाई और उनके हाँ, तो साथ में ऐसा सपोर्ट है भी ना। लिया और दिया। ऐसा है ना, एक हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन्होंने भी कहा था कि भाई मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं लूटने दूंगा, और सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी उंगली पकड़ के साथ लेके चलते हैं और पूरा देश लूट लिया जिन्होंने। तो पीएम को जिनके फॉलो लिए- कर रहे हैं जिनके अरविंद लिए- केजरीवाल, जिनके लिए नरेंद्र जिनके मोदी लिए को रेड फॉलो कर रहे हैं कारपेट क्या? बिछाए गए, जिनके लिए रेड कारपेट बिछाए गए। नहीं, अरविंद केजरीवाल और मोदी जी की तो बराबरी आप कर भी नहीं सकते। हाँ। अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार और कट्टर देशभक्त हैं, जिन्होंने लोगों के दिलों में जगह बनाई, जिन्होंने लोगों का विश्वास जीता। यही कारण है कि लगातार उन्हें प्रचंड बहुमत के साथ बार बार जनता अपना प्यार और आशीर्वाद देती है। वहीं दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनकी करनी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क है। नरेंद्र मोदी को भी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया ना जनता ने, तो 400 पार दी क्या उन्हें? तो 400 पार से ही सरकार बनती है क्या? 400 पार का ढोल तो फाड़ दिया ना जनता ने। जनता ने उन्हें ये दिखा दिया कि भाई आप जिस गलत फहमी में हैं, आपको उसमें नहीं जीना चाहिए। ठीक है, जिस मुझे तरह के ब्रेक लेना है। भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान बनाए मोदी जी ने, जिस तरह से अदानी और अंबानी ठीक है ध्यान रखा उन्होंने, किसानों आते की इस बुरी मुद्दे हालत पर कर आते दी। हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेना है, लेकिन आई थिंक राजकिशोर जी आपका कुछ जवाब देना चाहते हैं संक्षिप्त में, जल्दी से राजकिशोर जी। नहीं, बस मैं ये कह रहा था कि कुल मिला के लगता तो हमको ये भी नहीं था कि कांग्रेस के साथ भी समझौता हो सकता है आम आदमी पार्टी का। वो हुआ, वो बात आपने कही दी थी, इसलिए उसमें मुझे कुछ कहने को है नहीं। अच्छा ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद लौटेंगे और उसके बाद कपिल मदान और विजय शर्मा जी, लेकिन छोटा सा ब्रेक। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। हैप्पी बर्थडे माय डियर। अरे ये क्या, एप्सिलॉन? मेरी नई स्कूटी के लिए। वो बनो सयानी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी। मतलब? सुनो,
ऑनलाइन लर्निंग ऐप्स को जांच परख कर आरबीआई अधिकृत बैंक NBFC से ही आप लोन लीजिए। अनधिकृत ऐप्स या अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा। दादू बन गई सियानी। गिफ्ट नहीं खोलेंगे? आरबीआई कहता है इनसे जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। चलिए जल्दी से कपिल मदान जी और विजय जी के पास आऊंगी फिर मैं। कपिल मदान जी जवाब दीजिए। नूरा कुश्ती है या साथ साथ हैं आप दोनों? देखिए मैं पहले विजय जी की बात का एक इन्होंने कुछ नंबर्स बताने की कोशिश करे। नंबर्स जिस तरीके से मोदी जी नंबर देते हैं, उन्होंने बोला कि किसान की आयु डबल हो जाएगी, बुलेट ट्रेन हो जाएगी, वो सारे नंबर, वो सारी तिथियां, वो सारी डेट जो मोदी जी ने दी थी वो सारी की सारी हवा में है। तो मैं सिर्फ यही बात बोलूंगा कि जो विजय जी भी यहाँ पे भी नंबर्स बता रहे थे हमारे दर्शकों को, वो भी हवा में ही है, कोई उनका आधार नहीं है। और मैं इसका आपको प्रमाण देता हूँ। मैं उसका मेरे को बात पूरी करने रीमा जी, मेरे को बात, अरे सुनिए रीमा जी, आपने विजय जी को नहीं, मेरे को आप बात पूरी करने दीजिए। मेरे को बात पूरी करने के बाद जो भी आपको जवाब देना होगा आप मेरे से जवाब दीजिए, पूछिए, मैं आपका हर बात का जवाब मैं पूछने नहीं थी, आपको कुछ दिखा रही थी। दूसरी बात, नहीं, मुझे पहले मेरी बात, मैं तो विजय जी की बात का जवाब दे रहा हूं, तो आप मुझे क्यों दिखा रहे हैं? मेरा जो वक्तव्य है उसके बाद दिखाइएगा मुझको। चलिए बोलिए। अब आप सुनने दीजिए। इन्होंने बोला कि हमने किसानों की जो सिक्योरिटी गार्ड है उनकी जो तनख्वाहें थी हमने वो बढ़ा के पता नहीं क्या क्या इन्होंने नंबर हवा में दिए। मैं सिर्फ एक आपको बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, मेरे को इस बात पे फैक्ट चेक कर लीजिएगा। बीजेपी ने OROP को 1 रैंक 1 पेंशन को एक बड़ा मुद्दा बनाया था चुनाव से पहले। और अगर आप OROP को सुप्रीम कोर्ट में डालेंगे, आपको आर्टिकल मिल जाएगा कि ये जो हमारे फौजी भाई थे उनको सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक सुनवाई के दौरान ही बोला कि हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अगेंस्ट कंटेम्प्ट इशू करेंगे क्योंकि आप उनके अरियर्स क्लियर नहीं कर रहे हैं। तो ये करनी और कथनी में फर्क है। जो ये नंबर यहाँ पे भी XYZ बोल के चले गए, उसका कोई प्रमाण नहीं है। मैं इनको मोदी जी के, क्योंकि ये वो है मोदी जी के लीडर हैं, तो जिस तरीके से मोदी जी नंबर और तिथियां दे देते हैं वो हम उनकी भी सुन लेते हैं, हम इनकी भी सुन लेते हैं। होता क्या है वो हम सब देखते हैं, वो उसका प्रमाण। अब जरा दिखाइए हमारे रिपोर्टर ने बड़ी मेहनत से, अब सुन लीजिए कपिल जी, एक मिनट रुकिए, अब 1 मिनट रुकिए। हमारे रिपोर्टर ने बड़ी मेहनत से ये जो आप कह रहे हैं ना प्रमाण, आप जो प्रमाण की बात कर रहे हैं वो प्रमाण इकट्ठे करने की कोशिश की, हम तो मेहनत अपनी, और उस रिपोर्टर ने जब जाकर प्रमाण इकट्ठे करने की कोशिश की तो जो कुछ पोल और भी खुली है। अब वो प्रमाण एक बार देखिए, फिर मैं आप ही के पास दोबारा से आऊंगी। अब वो प्रमाण देखिए, पहले दिखाइए वही प्रमाण दिखाइए। राहुल गांधी जी का प्रमाण दे रही है, सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला उसी का प्रमाण दिखा रहे हैं, दिखाइए प्रमाण। रीमा जी, आप OROP का प्रमाण दिखा रहे हैं, विजय जी के, तो मैंने भी बताया लेने की कोशिश की। अब सुनिए प्रमाण, नीरज जी से प्रोड्यूसर से मैं कहूंगी प्रमाण दिखाएं जरा। कह रहे ये चुनावी वादे होते हैं, इनको धरातल उतारने के लिए बहुत कुछ होता है। ये चुनावों के टाइम वादे करते हैं, उसके बाद कुछ नहीं होता। और हुड्डा राज में तो ये सारी सिफारिश की नौकरियां मिलती थी, बीजेपी राज में एक गरीब परिवार का बच्चा भी नौकरी लगा है। अब ये वो जलेबी वाला है जिसकी जलेबी का डिब्बा हाथ में लेकर राहुल गांधी ने जलेबी खाई और खिलाई और पूरा जलेबी का गुणगान किया और कहा कि ये जलेबी अब एक्सपोर्ट भी होगी, इंपोर्ट भी होगी और क्या क्या होगा। ये वो जलेबी वाला है जिसकी जलेबी थी। और वो क्या कह रहा है वो आपने सुन लिया कपिल मदान जी। प्रमाण जो है ना वो ये होता है, इसे प्रमाण कहते हैं सच्चाई का। को प्रमाण, मैं आपको प्रमाण अभी पता ही नहीं था जलेबी इंपोर्ट होती है, एक्सपोर्ट होती है, क्या होती है, कैसे बनती है, क्या होता है, कुछ नहीं। रीमा जी, मैं देखिए, मैं किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करना नहीं चाहता। अगर आप मोदी जी के कुछ ऐसे पुराने बयान निकालेंगे तो बड़े वो हास्यास्पद होते हैं। मैं उस पर नहीं जानना चाहूंगा, मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ। मैं मोदी जी के बयान, मैं आपको ये बता रहा हूँ, कि आप उनके बयान इस तरीके के निकाल के अगर उनको आप कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करते, उनको आप फैक्ट चेक नहीं करते, बट नेवरदलेस मेरे को अपनी बात बोलने दीजिए आगे। मैंने जिस तरीके से नीरज जी से गुजारिश करी, आपके रिपोर्टर ने, आपके प्रोड्यूसर साहब से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि मैं जो OROP की बात कर रहा हूँ मेरे को भी चैनल पे फैक्ट चेक कर ले।
अभी के अभी चैनल पे फैक्ट चेक कर ले और अभी साबित हो जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये विजय जी झूठ बोल रहे हैं। आपके नीरज जी और आपके प्रोड्यूसर साहब जो हैं, मेरे को इस बात का पूरा यकीन है कि वो ये फैक्ट चेक करने नहीं जाएंगे। नीरज जी मेरे को इस बात पे भी फैक्ट चेक कर ले कि हरियाणा बेरोजगारी की दर में सबसे ऊपर है। तो अगर भाई साहब कह रहे थे कि नहीं नौकरियां लग रही हैं लोगों की, ठीक है, तो अगर नौकरियां लोगों की लग रही होती तो फिर हरियाणा बेरोजगारी की दर पे सबसे ऊपर क्यों होता? आप मेरे को इस पे भी फैक्ट चेक कर ले, अभी फैक्ट चेक कर ले, चैनल अभी कर ले, 1 मिनट लगेगा सिर्फ। आप नहीं करेंगी, मुझे मालूम है आप नहीं करेंगी। मैं तो स्टूडियो में बैठी हूं, मैं कैसे फैक्ट चेक करूं? तो जो मैं उसके लिए हरियाणा जाना पड़ेगा ना। बोल रहा हूं बड़ी रिस्पांसिबिलिटी के साथ बोल रहा हूं मैं। नहीं, वो तो अभी मैं करके दिखा, आप मेरे को स्क्रीन शेयर का ऑप्शन दे, मैं अभी आपको दिखा देता हूं सीएमआई का डेटा, अभी दिखा देता हूं 30 सेकंड के अंदर। आप अगर आप, मैं अभी दिखा देता हूं, मैं आपको विजय शर्मा जवाब देंगे। विजय शर्मा हरियाणा का आपको डेटा दिखा देता हूं। विजय शर्मा मैं अब इनको जवाब देता हूं। श्रीमान जी, आप बजट देखिए, उसमें एलोकेशन होती है। जब ये स्टार्ट किया था हमने, मोदी जी ने 2024 में अहिरवाल में जहां सबसे ज्यादा जवान जाते हैं वहां घोषणा की थी, और 33,000 करोड़ तो उसी साल हमने जब लागू किया था तभी हो गया था। ये सबसे बड़ा आपके लिए जवाब है। दूसरा, आप बताना चाहते हो आपके में मात्र 500 करोड़ थे, तो इसलिए बरगलाइए मत, आप जो है इसको डिरेल मत कीजिए। आप कौन सा भेजिए, मेरे पास भेजिए, मैं आपको भेज देता हूँ। नहीं क्या तो है ये कपिल मदान दिखाई नहीं दे रहा, बता दीजिए। मैं आपके पास भेज देता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, इंडियन एक्सप्रेस की 4 जनवरी 2023 की रिपोर्ट है। मैंने आपको विजय जी मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। विजय जी मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, प्लीज आप मेरे को इंटरप्ट ना करें। नहीं, मैंने भी नहीं किया, उन्होंने मुझे मौका दिया रीमा जी ने। नहीं, आपने तो मुझे बोला कि आप बोल दें, आपने अभी तो बोला कि मेरे को बोल दे जो मैं दिखा रहा था। तो मैंने तो नहीं बोला। दिखाइए, टाइम कम है, अब जल्दी बताइए क्या है। अभी बोला, आपने भी बोला, मैं तो आपके बीच में नहीं बोलना चाह रहा था। आपने बोला तो मैं दिखा रहा हूँ। अब आप जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर आपके लिए बड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है, आप मुझे बताइए, नहीं तो मैं दे देता हूँ आपको आंकड़े। हो रहा है आपको आंकड़े में भी दे देता हूं। चलिए, आप रिपोर्ट क्या है? हरियाणा का बता दीजिए। कपिल मदान आप हरियाणा का बता दीजिए। कपिल मदान रिपोर्ट क्या है? एक सेकंड विजय जी, आप अपने मुंह से हरियाणा का बता दीजिए। चलिए, मैं नहीं बोल रहा। अनएम्प्लॉयमेंट दर हरियाणा की क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट हरियाणा का क्या है, बता दीजिए। मैं आपको बताता हूँ, 86,000 नौकरियां मात्र हुड्डा ने दी थी। हमने 1.5 लाख से ज्यादा दी है। 25 सुनिए आप पूरी सुनिए ना। आप दुखती रख पे आपकी पे मैंने हाथ रख दिया, आपकी दुखती रख पे मैंने हाथ रख दिया। अब आपको मैं बताता हूँ, आपका भंडा करता हूँ, आपके पाप उजागर करता हूँ। आपने 86,000 मात्र दी, हमने 1.5 लाख से ज्यादा दी। 25,000 नौकरियां, आप हाई कोर्ट पहुंच गए, आपने वहां स्टे करा दिया जो अभी मेरे गरीब बच्चों को मिलने जा रही थी। और ये पूरे प्रदेश की जनता जानती है, बिना खर्ची और बिना पर्ची के नौकरी हम देने का काम कर रहे हैं। तो आप जो ये मुझे डिबेट को डिरेल करना चाह रहे हो, मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूं आपकी बात। आप जो मुद्दे पर नहीं आएंगे, आपके पास है तो दिखाइए, आपने कितनी नौकरी दी सरकारी, हमने कितने दी। और आप देखिए, 4 गुना ज्यादा हमने जो उसमें थी प्राइवेट में सेक्टर में, हमने रोजगार देने का काम किया। देश की 50% कारें आज हरियाणा में बनती है। 400 फॉर्च्यून कंपनियों के ऑफिस हरियाणा के अंदर है। तो आप कैसी बातें करते हो? आप मुझे बताइए, बासमती चावल सबसे ज्यादा निर्यात कौन करता है? ये प्रदेश करता है। तो किस में आप जाओगे? ये मैं कोई कहां से बोल रहा हूं, आप मुझे बताइए। तो आप जो है ना, ये आंकड़े पे आप जाइए, मुझे भी भेज दीजिए, रीमा जी को भेज देना। लेकिन जो मैं आपको बात बता रहा हूं, आपका तो मैक्सिमम टाइम आपका रूल रहा है, 60 से 65 साल आपके रहे। तो उन बातों का आप जवाब नहीं देंगे। आप एक बात पे बैठेंगे ताकि मैं 10 मिनट इसी पे लगा दूं, सारी डिबेट डिरेल हो जाए इसमें। तो बात मुद्दे की कीजिए। आप दलित विरोधी, महिला विरोधी, मैंने पहले बता दिया, पंचायतों में 50% दे रहे हैं। अच्छा, ये एक मिनट कुछ आंकड़े मेरे प्रोड्यूसर जिसकी आप बात कर रहे हो ना, कपिल मदान, उन्होंने भेज ही दिए हैं अभी मोबाइल पर। हाँ, बताइए हरियाणा बेरोजगारी की दर किन किन राज्यों में कहां पर है, उसमें हरियाणा का जिक्र मुझे 1 सेकेंड आपने कहा, आपने बरगलाया, फिर से आपने फिर बरगलाया, आपने फिर झूठ बोला। यहाँ पर टॉप 10 में हरियाणा कहीं नहीं है, टॉप 10 में भी हरियाणा नहीं है। आपने कहा नंबर 1 पर हरियाणा है। अरे भाई, लक्षद्वीप नंबर 1, अंडमान और निकोबार नंबर 2, केरला नंबर 3, नागालैंड, मणिपुर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, पंजाब, आंध्र प्रदेश। हरियाणा तो कहीं नहीं है बेरोजगारी की दर में नंबर 1। हरियाणा का डेटा ही नहीं है आपके पास, नहीं है। नंबर 1 देश में नहीं है हरियाणा।
कपिल मदान, ये मैंने नंबर वन शब्द नहीं यूज किया, देश में नहीं मैंने है नंबर हरियाणा। मैंने नंबर वन आपने शब्द कहा नहीं यूज किया, आप बेरोजगारी दोबारा की पढ़िए। दर में सबसे आगे अगर कोई राज्य है तो वो हरियाणा मैंने है। नंबर वन ये मैंने नंबर वन शब्द नहीं गलत बोला। आंकड़ा था, ये गलत आंकड़ा। आप हरियाणा का दर बताइए कितना है। अच्छा चलिए, आपके मदान पास आंकड़े साहब, हैं, आप आप हरियाणा का कल दर का बताइए। दैनिक जागरण पढ़ लीजिए। आप- प्रदेश में आप- सबसे आप- ज्यादा आप- स्किल बच्चे जो युवा आप है हरियाणा- वो हरियाणा के अंदर है। कल की रिपोर्ट है, दैनिक आप जागरण हरियाणा पढ़िए आप कल का। आप देखिए ना, विजय जी बता रहे हैं नंबर, ना आंकड़ा आप बता रही हैं। ऐसा क्यों है कि इतना आंकड़ा आपको अनकंफर्टेबल क्यों कर रहा है कि आपसे वो आंकड़ा निकल नहीं रहा? आप बताइए, आप क्यों नहीं, आप अभी भी नहीं बता रही हैं। डिबेट भैया आप एक ही बात पे थोड़ी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद आंकड़े पर बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं छोटा सा, आज की पंचायत देखते हैं। आप भी आप हरियाणा का आंकड़ा नहीं बता रही हैं। ब्रेक ब्रेक ब्रेक। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चलिए जल्दी से हम रुक करते हैं अब, क्योंकि समय अब कम है। राजकिशोर तिवारी जी और उसके बाद अनमोल जी से मैं खत्म करूंगी। राजकिशोर तिवारी जी। दरअसल मुझे लगता है कि जो मुद्दा था रीमा जी, मुद्दा था कि वाकई क्या दल बदल की जरूरत क्यों पड़ी, और मुझे नहीं लगता कि उस पर कोई चर्चा भी कोई करना चाहता है, कोई राजनीतिक दल यहाँ पर चर्चा करना चाहता है। आंकड़ों की बात कर रही है, आंकड़े कई बार बड़े नीरस होते हैं और अपने अपने तरीके से उसको पेश किया जा सकता है। ये बात सच है, हरियाणा में पर्ची और खर्ची का जो राज होता था उस पर रोक लगी है, लेकिन उसका दूसरा जो पहलू है कि वहां पर जो सरकारी नौकरियों को लेकर एक जो आश्वस्ति भाव होता था, तो हरियाणा में सरकारी नौकरियां छोटे से लेकर मझोले स्तर की उसका बड़ा मुद्दा होता था। वो मुद्दा वहां पर निश्चित तौर पर बना हुआ है, लेकिन जिनको नौकरियां मिली हैं उसमें शासन प्रशासन की तरफ से खर्ची पर्ची वाली चीजें नहीं है। और ये मुझे लगता है कि जब मैं वहां पर घूमा हूं तो जो लोग कांग्रेस के वोटर हैं, जो कांग्रेस के समर्थक हैं, उन्होंने भी इस बात को तो वहां पर माना। तो ये अंतर तो वहां पर आया है। देखिए 10 साल में बहुत सारी चीजें होती हैं, तो पहलवान, जवान, किसान और संविधान, इसका नैरेटिव जरूर दिया है कांग्रेस ने, लेकिन हर मोर्चे पर ऐसा नहीं है कि जितने सवाल वो उठा रहे हैं कुछ सवाल उनके ऊपर भी खड़े हुए हैं। और खासतौर से मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, अशोक तंवर को लाना इस बात का द्योतक है कि दलित वोटों के बिखराव को लेकर कांग्रेस आश्वस्त नहीं थी, और शैलजा को जैसे टिकटों के बंटवारे में किनारे किया गया था, अब अशोक तंवर को लाकर क्या भविष्य के लिए भी किनारे कर दिया गया है? ये 24 घंटे बचे हुए हैं, भले ही चुनाव ना हो, लेकिन ये जो सोशल मीडिया का दौर है, घर घर जो पहुंचने की बात है, ये अगर चीजें पहुंचती हैं तो चुनाव दिलचस्प हो सकता है। रीमा जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमान हमारे साथ 5 की पंचायत में जुड़े। वक्त आज हमें यहीं तक की इजाजत दे रहा है, क्योंकि अब से लगभग 5 मिनट के अंदर अब चुनाव प्रचार थम जाएगा, और उसके बाद 5 तारीख और खासकर 8 तारीख वो डी डे, जबकि पता लग जाएगा कि आखिर ये जो तमाम मुद्दे जिन पर हमने भी आज चर्चा की और पूरे चुनाव अभियान के दौरान, प्रचार के दौरान हरियाणा में जिक्र जिन मुद्दों का रहा, जनता उन मुद्दों पर आखिर क्या सोच रही है, क्या बदलाव चाहती है, या फिर कि वो जो बीजेपी का विकास का नारा है, जो वादा बीजेपी विकास को लेकर कर रही है, उन सब के साथ जाएगी। चलिए 5 की पंचायत में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।